अगर किसी खोसे का, जतोई का, टिवाने का, मज़ारी का बेटा है, सरदार का, मखदूम का, चौधरी का और वडेरे का बेटा है, जितना मौका उसके पास है उतना मौका एक मजदूर की औलाद के पास भी है, एक रेडी वाले की बेटी के पास भी इक्वल चांस है। ये सियासतदान बदकिस्मती से जो बार बार अपनी खिदमात पेश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जी चलें इसको निकालने मैं आऊँगा, फिर वो वाला कहता है चलो इसको निकालो अब मैं आऊँगा, ये बारियाँ लगी हुई हैं। मेरा गोल ये है कि मैं इस मुल्क के नौजवानों में वो उमंग और आरजू जगाऊँ और एक ऐसा निज़ाम उन्हें देने की कोशिश करूँ कि जिसके ज़रिए वो वज़ीर आज़म बने। तो अल्लाह की लानत हो जो आज कभी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगा हो या जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हो। वक्त के साथ साथ तनकीद बर्दाश्त करना ये सीख लिया मैंने। डिक्टेटरशिप की मिसाल ये है कि उस आदमी के सामने किसी की जुर्रत ना हो। तो हमारे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात कर सकता है पार्टी के अंदर, लेकिन अगर आपने एक सिस्टम के तहत एक मखसूस मुद्दत के लिए लीडर्स को मुंतखब किया है, इलेक्ट किया है और उसकी बुनियाद पर कोई ओहदे उनको दिए हैं, तो चूंकि वो इतना बड़ा बुत नहीं बना हुआ, उसको रिप्लेस करने के लिए पूरी लीडरशिप मौजूद है। तो जैसे ही वो कोई गलती करेगा पार्टी उसको प्रेशराइज करेगी कि आपने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, आपको घर चले जाना चाहिए, बाकी लोग उम्मीदवार हैं वो आके आपकी जगह को रिप्लेस करेंगे। पीटीआई के अपने अंदर कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये खुद गालम गलोच नहीं कर रहे हैं। तो जो भी बात आप जब करते हैं या उसका आगाज करते हैं तो इनिशियली आपको ये भूलना पड़ता है कि आप क्या थे। उसमें बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ। ये कह कर के लीडर एक ही होता है, लीडर सदियों में पैदा होता है। आज के नौजवान से पूछें कि आप जब आंखें बंद करते हैं मसीहा का लफ्ज़ सोचें, निजात दहिंदा का लफ्ज़ सोचें, लीडर का लफ्ज़ सोचें, कायद का लफ्ज़ सोचें, क्या आपके जहन में आपका चेहरा आता है? कभी भी नहीं। तो अगर हम मिसाल लें कि आज अल्लाह ने जिन लोगों को दुनियावी और दीनी एतबार से इज़्ज़त और तकरीम दी है, उन सब की ज़िंदगियों में ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये बदज़बानी, ये बदतहज़ीबी होती रही और मेरे लिए वही मेरी ताकत और तक़वियत का बायस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और हम हमेशा जब भी पॉडकास्ट करते हैं तो कोई ना कोई नई बात, एक नई तहरीक या कोई एक नया इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। मगर इस बार जो हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं, नॉर्मली हमने उनको देखा है एक्शन सीरीज़ में, मतलब लोग या लड़के, नौजवान नस्ल उनको एक ऐसे एक्शन रोल में देखते हैं जिसमें शायद वो उनको आइडलाइज करते हैं, मगर असल में दर हकीकत अब कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ इनका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एजेंडे से है। इनको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और ये एक ख़ास मकसद के तहत यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। हमारे सामने इकरारुल हसन साहब मौजूद हैं, इनसे हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्या फ़ायदा आपको इतना सारा कुछ मेहनत करके, इतनी ज़्यादा लोगों की तहरीक बन के, मतलब बहुत सारे लड़के आपको फॉलो बैक देते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आपको आइडलाइज करती हैं, अचानक क्या हुआ कि आप स्टैब्लिशमेंट के पीछे लग गए? मैं तो कहता हूँ अल्लाह की लानत हो जो आज कभी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगा हो या जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया हो या इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी या खुश करने के लिए कोई काम कर रहा हो, उस पर अल्लाह की लानत और कहर नाज़िल हो। और आज से पहले भी अगर किसी ने ये किया तो उस पर भी अल्लाह की लानत हो। मैं ये समझता हूँ ये बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल देते हैं क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, बहुत रिलेटिव हैं, उन्हीं की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया और जब उन्होंने सियासी पार्टी की बुनियाद रखी, हालांकि मैं सियासी पार्टी बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन उनकी मिसाल से कि उस वक्त हमने देखा कि सारा मुल्क उनके खिलाफ हो गया। यानी वो आदमी जो दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसने सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था, हमारा वर्ल्ड कप जीतना, शौकत खानम जैसा अस्पताल बनाना, उसके बावजूद जीरो हो गए वो बिल्कुल। अच्छा इकरार, आप इससे इबरत नहीं पकड़ते कि एक बंदा जो इतने हाई फेम के साथ एकदम दुनिया के सामने आया, एक रेडिकल, मतलब वो सोचता था इनकलाब ये यूं आपको नहीं हुआ ना, देन जेल में। नहीं हल्के नहीं, लेकिन जेल तो बिल्कुल एक उनकी ज़िंदगी का बहुत ही कैसा पहलू है जिसने उनको ज़्यादा मकबूल किया है। लोग आज भी उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके फॉलोअर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई भी आदमी कोई नई बात करता है, हालांकि खान साहब के मकसद और गोल्स और थे, वो चाहते थे कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन जो भी मकसद उन्होंने अपने लिए तय किया उसके लिए उन्होंने एफर्ट की और वो मकसद उन्होंने अचीव किया। और उस मकसद से पहले उनको तनकीद का, तानो तशनी का, यहाँ तक कि फिजिकल अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ा। हमने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी से उनको गिरबान से पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया, वहाँ के तालिब इल्मों की जानिब से। ज़ाहिर काबिल मज़म्मत था, लेकिन बहरहाल उनके साथ ही सब कुछ हुआ। तो जो भी बात आप जब करते हैं या उसका आगाज़ करते हैं तो इनिशियली आपको ये भूलना पड़ता है कि आप क्या थे।
उसमें बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ था। खान साहब ने सेट किया था कि उन्हें वज़ीर आज़म बनना है। मेरा गोल ये है कि मैं इस मुल्क के नौजवानों में वो उमंग और आरज़ू जगाऊं और एक ऐसा निज़ाम उन्हें देने की कोशिश करूं कि जिसके ज़रिए वो वज़ीर आज़म बने। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी जिसके फ़ौरन बाद आपको एकदम नेगेटिव रिव्यूज़ आना शुरू हो गए? रिव्यूज पहली फॉर्म होती है ना आपको क्रिटिसिज्म की। ऐसा नहीं है, ये तो ऑफ एंड ऑन देखें, जब आप लाइमलाइट में होते हैं ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है कि आप जो भी बात कहें वो डिस्कस हो इस मुल्क के अंदर। ये भी ज़ाहिर है ऐसा हर एक को ये नसीब नहीं है, लेकिन ये बहुत बार होता है। ये जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक़ कभी कोई बात करता था, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया सिंध असम्बली वाले मामले में, उसमें उन्होंने हमारे अगेंस्ट ट्रेंड्स बनाए, पूरी पीपल्स पार्टी ने मेरे अगेंस्ट ट्वीट्स की, वो वक्त भी मैंने देखा। हमने नून लीग से बहुत तनकीद बर्दाश्त की जब हम उन पर क्रिटिसाइज़ करते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जब वज़ीर रेलवे थे, मेरे खिलाफ एक FIR हुई, पीपल्स पार्टी ने मुझे जेल भेजा, पीपल्स पार्टी ने मेरे अगेंस्ट FIR की। खान साहब के दौर में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तशद्दुद किया, उनके ज़माने में हमने वो सारा कुछ झेला। अगेन PTI ने बहुत बार मेरे खिलाफ ट्रेंड्स चलाए, इससे पहले भी बहुत मरतबा मैंने एक सिर्फ पाकिस्तान की खटारा बस और दिल्ली की मेट्रो ट्रेन का मुआवजना किया था, और उस पर उस वक्त चूँकि PTI हुकूमत में थी तो उन्होंने क्या बैशिंग की थी मेरी। तो ये वक्त के साथ साथ तनकीद बर्दाश्त करना ये सीख लिया मैंने। शुरू में ज़रा मुश्किल लगती थी आपको कि यार चूँकि आप समझते हैं कि यार सिर्फ तारीफ़ ही होनी चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। मैं आपसे भी पूछता हूँ सना कि आप बताइए कि पाकिस्तान में कोई एक आदमी का नाम लें जो गैर मुतनाज़ है। ऐसे ही है। इमरान खान साहब को नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI सब मिलके बुरा भला कह रहे होते हैं। नवाज शरीफ साहब को पूरी PTI और बाकी लोग, पीपल्स पार्टी वालों को बाकी के तमाम लोग, PTI के अपने अंदर कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये खुद गालम गलोच नहीं कर रहे। ऐसे ही है। वो खौला चौधरी शायद वो गिरफ्तार हुई, उनको टाउट कह रहे हैं। मियां अली अशफाक जिन्होंने इनके हज़ारों लोगों की FIR ख़त्म करवाई और मुकदमात में रिलीफ दिलवाया, उनको कल से टाउट कह रहे हैं। अलीमा खान इमरान खान की बहन को सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टाउट है, ये MI की टाउट है। तो अगर इस बात से घबरा जाए हम कि जी तनकीद तो मुझ पर तो नहीं हो रही सिर्फ तनकीद, इन्होंने बदकिस्मती से वो माहौल बना दिया इस मुल्क के अंदर कि जो भी आपके मुखालिफ कोई बात करे, आपके नज़रिए से मुताबिकत ना रखता हो, आपके नज़रिए या आपके बयानिए से थोड़ा सा मुख्तलिफ बात करे, उसको टाउट कह के जान छुड़ा ले। ना आर्गूमेंट, ना कोई दलील, ना कोई बात, ना कोई मंतिक, जो भी आपकी राय के खिलाफ कोई बात कर रहा है वो टाउट है। और इसीलिए उनकी अपनी पार्टी में कौन टाउट नहीं है, मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिसे ये टाउट नहीं कहते। वो सहाफ़ी जिन्होंने सारी ज़िंदगी इमरान खान के कसीदे पढ़े, उनको भी ये पार्टी टाउट कह रही है कि मुल्क से बाहर कैसे गए, कौन लेके गया, किसने प्लांट किया है। वो इनकी अपनी पार्टी के लोग जो मुल्क के बाहर और इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, वो भी इनके नज़दीक सारे टाउट हैं। वो बेचारी ख़वातीन जो गिरफ्तारियाँ जिनकी हो रही हैं, जो अरेस्ट हुई, उनके अपने अंदर सनम जावेद साहिबा से मुतल्लिक़ सारे ये कहते रहे, फलक जावेद से मुतल्लिक़ ये कहते रहे, तैयबा राजा के बारे में कहते रहे। तो ये वो गंद और गलाजत का ढेर बदकिस्मती से बन गया है कि जिससे कोई भी महफूज नहीं है। अब इनके खौफ से अगर कोई सच बात या हक बात कहने या जिस बात को वो ठीक समझता है वो कहने से बाज रहेगा, तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुज़दिली, बहुत ही नालायकी की बात है। अच्छा, कैसे सर्वाइव करेंगे आप यहाँ पर, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ गालम गलोच का भी कल्चर है, आपके ऊपर ठप्पा भी 1 मिनट से पहले लग जाएगा किसी भी स्टाफ किस पर नहीं है, नहीं है तो मगर देखिए ना, मेंटली आप प्रिपेयर हैं इन सब चीज़ों के। इनफैक्ट हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके साथ हो रहा है। जी, ये मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे बड़ी जो मिसाल है ना कि किसी भी तरह की बदज़बानी, गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार आज मैं तारीख़ में कौन सी वो शख्सियात हैं जिनका नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेता हूँ। जितनी शख्सियात का इस वक्त लोग भी देख रहे होंगे, जिनको भी आप आज इज़्ज़त से, एहतराम से, मोहब्बत से याद करते हैं, उनकी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए। कोई एक शख्सियत आपको नहीं मिलेगी कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ये सब बर्दाश्त ना किया हो, चाहे वो मजहबी शख्सियात हैं, चाहे वो गैर मजहबी शख्सियात हैं। सुकरात की मिसाल ले लीजिए, हम जिनके जूतों की पैरों की खाक के बराबर नहीं, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर उनकी तो सुन्नत है कि जब उन्होंने एक पैगाम पहुँचाया और उसमें हमने फिर देखा कि किस तरह से लोगों ने, वो रुके तो नहीं। तो ये सुन्नत है कि हमें भी जो बात हम ठीक समझते हैं वो कहने से रुकना नहीं है, इस बुनियाद पर कि लोग क्या कहेंगे। इल्ज़ाम उन पर भी आयद किए गए, बहुत बदज़बानी भी की गई, बहुत फिजिकली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एहानत की गई उनकी बात। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक हम सब के लिए मशअल राह, उनकी ज़ात बाबरकात, अगेन जिनके जूतों की खाक के ज़र्रात के बराबर भी नहीं है, तो हम सब के सामने तो हौसला मिलता है उससे। दूसरी बात, दुनियावी मिसालें भी ले लीजिए, तो अगेन सुकरात जिसको आज हम याद करते हैं, जिसे जहर का प्याला, एथेंस में
उसके अपने चंद शागिर्दों और दोस्तों के अलावा पूरे का पूरा शहर उसके खिलाफ था। 500 लोगों को, 500 शहरियों को अदालत बनाया गया कि आप फैसला करें। उन 500 शहरियों ने सजाए मौत सुनाई उसको कि या छोड़कर जाए या जहर का प्याला पिए। तो अगर हम मिसाल लें कि आज अल्लाह ने जिन लोगों को दुनियावी और दीनी एतबार से इज़्ज़त और तकरीम दी है, उन सब की ज़िंदगियों में ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये बदज़बानी, ये बदतहज़ीबी होती रही, और मेरे लिए वही मेरी ताकत और तक़वियत का बायस है। मैं उन शख्सियात की तरफ जब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि सबके साथ ये हुआ। ये एक पैरामीटर है कि आपके पैगाम को, आपकी बात को इनिशियली अगर रिजेक्ट किया जा रहा है, आप पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, दैट शोज़ कि आप ठीक काम कर रहे हैं। सिर्फ कंसिस्टेंट रहिए तो यकीनन आपका पैगाम, आपकी बात लोगों तक पहुंचती है। और ये पैगाम ये तो नहीं है कि मुझे कुछ कीजिए, मुझे वोट दें, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मैं लीडर बनूंगा। ये पैगाम तो बड़ी कंट्रोवर्सीज इसी चीज़ से क्रिएट कर दी है कि ले जी अब अगला वज़ीर आज़म जो है ना वो ये। बहुत सारी मैं ट्वीट्स देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस तरह के आपके वो कंट्रोवर्सीज देख रही हूँ चीज़ों में चलती हुई। इनफैक्ट किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, आपके घर तक, घर की बेगमात पे, एवरी किसी भी लोग। मगर इसके पीछे बिहाइंड सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इकरार चाहता क्या है? मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ दिन के अंदर अंदर ही ये बात तमाम लोगों तक पहुंच गई है कि इकरारुल हसन वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, और ये चाहता है। ये मेरा आधा काम तो इन्होंने पीटीआई के दोस्तों ने आसान कर दिया कि मेरा जो पैगाम था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, ये इन्होंने सब लोगों तक पहुंचा दिया। पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि इकरार कुछ कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है वो क्यूरोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता लोग जानते जा रहे हैं और मजीद जान जाएंगे आपके तवस्सुत से भी इंशाल्लाह। मैं ये कहता हूँ और बार बार हलफ देकर ये बात कहता हूँ कि मैं अल्लाह की कसम खा के ये यकीन दिलाता हूँ पूरी कौम को, मुझसे कुरान मजीद पर हलफ ले लीजिए, मुझसे कोई एफिडेविट साइन करवा लीजिए कि मेरा मकसद कभी ना कोई सियासी ओहदा लेना है, ना कोई हुकूमती ओहदा लेना है, ना सरकारी ओहदा लेना है, ना मैं कोई ऐसा ओहदा कभी मांगूंगा, ना कभी कबूल करूंगा, ना कभी उसका उम्मीदवार हूँगा, ना कभी कोई इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं इकरार, इन चीज़ों को फिर आप कैसे जस्टिफिकेशन कैसे दोगे, वजाहत कैसे दोगे इन चीज़ों की कि जब आपके पास कोई ओहदा नहीं है, जब आपके पास कोई सीट नहीं है, तो फिर आप कैसे ये पूरा एक निज़ाम मौजूद है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो ये कि मैं बतौर एक जर्नलिस्ट या बतौर एक लिखारी एक फ़िक्री और एक नज़रियाती तहरीक चला रहा हूँ। उस तहरीक का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये जो 30-40 साल से सियासी जमातों पर काबिज ख़ानदान या शख्सियात हैं, ये दुकानें हो सकती हैं, डिक्टेटरशिप तो हो सकती है, सियासी जमातें नहीं हो सकती। यानी डिक्टेटरशिप की मिसाल ये है कि कोई आदमी 30-40 साल मुसल्लत रहे। डिक्टेटरशिप की मिसाल ये है कि एक ही आदमी फैसला करे। डिक्टेटरशिप की मिसाल ये है कि उस आदमी के सामने किसी की जुर्रत ना हो। तो हमारे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात कर सकता है पार्टी के अंदर? इनके फैसले के खिलाफ कोई फैसला हो सकता है पार्टी में? 30-40 साल से इनके होते हुए कोई और आ सकता है इनकी जगह पर या इनकी सीट पर? तो यही तो डिक्टेटरशिप है, यही तो बादशाहत और आमरियत की मिसालें हैं। दुनिया में जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, सारी दुनिया में, बरतानिया में लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं, जर्मनी में CDU है, इवन भारत की BJP है, और सारी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, आप जहाँ की मिसाल भी ले लीजिए, सियासी जमातें इदारा बनती हैं और इदारों में लोग इलेक्शन के ज़रिए, मेरिट के ज़रिए आते हैं, अपने टर्म या टेन्योर को सर्व करते हैं, चले जाते हैं और फिर नए लोग इलेक्ट होकर आ जाते हैं। सियासी जमातें दुकान नहीं होती इनकी तरह के 30-40 साल जिसने खोली, अब जब वो मरेगा वही फिर उस दुकान को अपने बेटे बच्ची को देकर जाएगा या जिसे वो अच्छा समझता होगा उसको हैंड ओवर करके जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ना इकरारुल हसन की पार्टी हो, ना वो ABCXYZ किसी और की पार्टी हो, वो नौजवानों का एक प्लेटफॉर्म हो, नौजवानों की एक जमात हो, उसके अंदर इलेक्शन के ज़रिए वो हर सतह के अपने लीडर्स को इलेक्ट करके ऊपर लेकर आएँ, जैसे सारी दुनिया में होता है। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे दिमागों में ये है। आपने भी कहा कि लीडर के बगैर पार्टी कैसे चलेगी? तो लीडर उस पार्टी का सिस्टम होता है, उसका इलेक्शन का निज़ाम होता है, जिसके जरिए हर 4 साल बाद या 5 साल बाद जो भी टर्म या टेन्योर आप, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि वो इलेक्ट होके आएगा, इलेक्ट होकर आए, उसका एक बेसिक इलेक्शन कहाँ होंगे? इलेक्शन पार्टी के अंदर होंगे ना। हमने देखा ही नहीं आज तक, आपने कभी सुना नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या PTI के अंदर कभी इलेक्शन हुए हैं? इनके सबके आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन के जरिए आप अपने ओहदेदारों को मुंतखब करेंगे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। इन्हें मुल्क में फेयर इलेक्शंस चाहिए, लेकिन पार्टी में कभी इन्होंने इलेक्शंस नहीं होने दिए। इन्हें मुल्क में जमहूरियत चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने कभी जमहूरियत नहीं आने दी। इन्हें मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहिए, लेकिन मुल्क के अपने जो पार्टी का आइन है उस आइन पर खुद अमल नहीं करते। तो सारी दुनिया में सियासी जमातें जो हैं वो एक इदारे की तरह होती हैं, वो दुकान नहीं होती कि कोई ख़ानदान या कोई शख्स 30-40 साल उस पर मुसल्लत रहे। उस इदारे में इलेक्शंस होते हैं, मेरिट की बुनियाद पर लोग इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होकर आते हैं, एक टर्म के लिए, टेन्योर के लिए अपना काम करते हैं, उसके बाद नए लोग आ जाते हैं।
तो जब नए लोग आते हैं, नए नज़रियात आते हैं पार्टी में, नया खून आता है, नई एनर्जी, नई तवानाई, नई आइडियोलॉजीज आती हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, नए लोग आकर अपना काम करते रहते हैं। हमने तो यहाँ बदकिस्मती से उन लोगों को मुसल्लत कर रखा है कि जो 1980 की माइंडसेट के साथ सियासत कर रहे हैं, 1990 यानी जो एक बार जर्नैलों के साथ मिली भगत के जरिए हुकूमत में आ गया, अब उसे लगता है कि होता ही ऐसे है। अब वो कहता है, आज भी जेल में बैठ के भी वो कह रहे हैं मैं जर्नैलों से ही बात करूंगा। वो आज तो उन्होंने कह दिया कि नहीं करूंगा, लेकिन वो यही कहते आ रहे हैं हमेशा से। और ये वाले भी जो इस वक्त हुक्मरान है, उनको भी पता है कि इसी तरीके से हमने आना है। तो ये तरीक़ाकार जो है, देखें उस साइड को हम, चूँकि वो घर से बाहर का मामला है, हम घर को पहले ठीक करें। ये सियासतदान बदकिस्मती से जो बार बार अपनी खिदमात पेश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जी चलें इसको निकालने मैं आऊँगा, फिर वो वाला कहता है चलो इसको निकालो अब मैं आऊँगा, ये बारियाँ लगी हुई हैं। तो ये इंडिविजुअल्स और ये ख़ानदान जब निकल जाएंगे ना इस लालच की दौड़ से, तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इस बसात के ऊपर अपनी मर्जी से बैठे रहेंगे? पहली बात तो ये कि वहाँ पर आना, दूसरी बात ये कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ बैठेंगे और फिर खेलेंगे। ये आपने क्या सोच रखा है दिमाग में? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? मैं तो किसी बिसात पे आना ही नहीं चाह रहा ना। मैंने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली आपसे कह दिया कि लोग ले आए हैं, आप बिसात पे आए ना आए, नहीं, लोगों के लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं कि एक आदमी पार्टी बनाएगा, वही आदमी 30-40 साल पार्टी चलाएगा दुकान की तरह, और बस वही एक ही लीडर होगा। वो ऐसा नहीं है। मैं जो निज़ाम आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ उसमें इकरारुल हसन बिल्कुल इर्रेलेवेंट होगा। उसके अंदर जो लोग इलेक्ट होंगे, जो लोग फैसले करेंगे, वो बिसात पर होंगे, वो उस वक्त के मुताबिक फैसले करेंगे और अकेले नहीं करेंगे। उनकी जमात का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद होगा, हर सतह की कमेटीज़ होंगी, हर सतह के ओहदेदार होंगे, उनका उस फैसले में बराबर का किरदार होगा। इकरारुल हसन तब तक कोई नहीं होगा उस पार्टी के अंदर, कोई ताल्लुक, कोई ओहदा, कोई इख्तियार, किसी तरह का कोई फ़ायदा, कुछ ताल्लुक नहीं होगा। मेरा काम सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मैं नौजवानों को ये बात समझा दूँ कि भाई ये चैट GPT, ये ग्रॉक, ये गूगल, ये आपके फ़ोन में मौजूद है, ज़रा पूछिए कि दुनिया में सियासी जमातें कैसे चलती हैं, उस तरह से अपनी सियासी जमात बनाए, उसको चलाएं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी ना एक पोस्ट देख रही थी जिसमें आपने जिक्र किया कि बरतानिया में एक बंदा मेयर बन गया पाकिस्तानी कम्युनिटी का, न्यूयॉर्क में। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि आप ये पोस्ट कर रहे हो यहाँ पाकिस्तान में हमारी आम पब्लिक के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। हम पढ़ सकते हैं, मगर हम शायद सोच भी सकते हैं, मगर अगर हम प्रैक्टिकली हम अपने ऑन ग्राउंड्स रिपोर्ट्स देखें या चीज़ें देखें, तो माजी में हमने बड़े बड़े लीडर्स के पीछे बड़ी बड़ी आवाम को निकलते हुए सड़कों पे देखा है, मगर कंक्लूजन क्या था? वही जो लकीर के फ़कीर हमने कर लिए अपने मामले को। इन सब चीज़ों को लेके आप यहाँ पर कैसे देखते हो कि ये तो वो, मतलब आप बहुत वसी बात कर रहे हो। आपने खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात का। आपने कहा कि हमने आवाम को लीडर्स के पीछे निकलते देखा। यही प्रॉब्लम है। हम एक बंदे के लिए लड़ते हैं, हम कहते हैं बस उसकी कुर्सी के लिए। लड़ाई होती एक आदमी के लिए इस मुल्क में, निज़ाम के लिए कोई भी नहीं निकलता। हम जब भी निकले भुट्टो के लिए निकले, हम जब भी हमने नारा लगाया नवाज शरीफ के लिए लगाया, हम जब भी निकले इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। निज़ाम को तो कोई भी ठीक नहीं करना चाहता। हमें तो हमारा फेवरेट बंदा चाहिए जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम महात्मा समझते हैं। यही प्रॉब्लम रहा आज तक कि किसी बंदे के पीछे मत निकलिए, आप एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम की लड़ाई लड़ें। एक निज़ाम वज़ा करें, उस निज़ाम को एम्पावर करने की कोशिश करें। और निज़ाम के लिए जब आप लड़ाई लड़ेंगे, निज़ाम के लिए जब आप जिद्दोजहद करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हम करते हैं बंदे को कि यार ये आदमी, उसकी कुर्सी, उसकी इख्तदार, उस आदमी को इतना बड़ा और ताकतवर बना देते हैं हम कि अल्टीमेटली वो इंसान तो एक इंसान है, इंसान से गलती का फैसला भी होगा। और जब एक आदमी फैसला करेगा तो गलती का चांस ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा लोग फैसले करेंगे मिलकर तो यकीनन गलती का चांस कम होगा। डेमोक्रेसी यही है, जमहूरियत यही है कि मुशावरत से फैसले हों, इलेक्शन और मेरिट के ज़रिए लोग आगे आएँ। ये निज़ाम जब हम अपना लेंगे तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा कि लोगों के पीछे भाग। जब आप लोगों के पीछे चलेंगे तो शिकस्त आपका मुकद्दर होगी। एक आदमी की लड़ाई लड़ेंगे कभी नहीं जीत सकेंगे। निज़ाम को ठीक करने की जिद्दोजहद करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो आपका मोटिव क्या है? क्या आपके स्लोगन्स हैं? क्या आपकी असल जो आपके अंदर की जो चीज़ है? ठीक है, तहरीक आ गई, आप लोग चाहते हो कि हम इनकलाब लेके आए, मगर असल मोटिव क्या है? असल मोटिव यही कि हम इनकलाब लेके लाएं। और इनकलाब जो है वो, इनकलाब का मतलब ये नहीं है कि आप खून बहाएं, आग लगा दें, इमारतों को गिराएं, सड़कों पर डंडा सोटा लेकर निकल आएं। इनकलाब का मतलब है एक ऐसी तब्दीली कि जो वाक़ईतन हकीकी मानों में, सिर्फ तब्दीली का नारा ना हो, वाकई सही मानों में, हकीकी मानों में तब्दील करे लोगों के रवैयों को। निज़ाम के अंदर जो बदकिस्मती से 78 सालों में हमने वही सरमायादार, वही जागीरदार, वही वडेरे, वही इंडस्ट्रियलिस्ट, वही HSN कॉलेज के पढ़े हुए लोग, वही ऑक्सफोर्ड जाने वाले
वही आज तक हमारे हुक्मरान बनते रहे, आज भी यही मिसाल है। तो जिस दिन एक आम आदमी को मौका मिलेगा, एक आम मिडिल क्लास नौजवान को बराबर मौका मिलेगा कि वो भी पार्टी का चेयरमैन बन सके, शरीफ, जरदारी या खान के अलावा, उसको ये बराबर मौका मिलेगा कि वो भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुँच सके, इनके बेटों या बेटियों या खुद खान साहब के अलावा, तब मुझे लगता है कि पाकिस्तान तब्दील होगा। मेरा ये ख्वाब है, मेरी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा मिडिल क्लास जिसने बसों और वैगनों में सफ़र करके प्रॉब्लम्स देखे हुए होंगे, जिसने लोड शेडिंग, गुर्बत, महंगाई के प्रॉब्लम्स और दुखों को फेस किया होगा, वो जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेगा, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचेगा, वो पाकिस्तान को तब्दील करेगा। ये अमीरों की औलादें, अमीरज़ादे, ये सीसन कॉलेज से पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड की पैदावार, बुरी बात नहीं है वो भी, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि उनका आम आदमी के मसाइल से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए कि वो जब सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और ज़ाहिर है उसके बाद फिर उनको एक ख्वाहिश थी, इख्तिदार में आना है, कुर्सी पर बैठना है, उसके लिए उन्होंने हर सीधा और गलत हरबा इस्तेमाल किया। इस्टेब्लिशमेंट की गोद में भी बैठे, जर्नैलों से डील भी की, अपने उसूल और नज़रिए कुर्बान भी किए और अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँचे, और फिर जब निकाले गए तो जाली इनकलाबी बन गए और अगली बार के लिए फिर कोशिश करना शुरू कर दी। तो ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको सीट नहीं चाहिए, आपको इक़्तिदार नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि मेरी डोमिनेंसी कहीं भी आए, चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो है वो डोमिनेट करें। मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में जैसे मेरिट और इलेक्शन के ज़रिए कोई भी जो काबिल और बासलाहियत शख्स है, चाहे उसका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, चाहे लोअर मिडिल क्लास से है, वो इक्वल राइट रखता है कि वो भी पार्टी का चेयरमैन बन सकता हो, वो भी मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जिस दिन लोगों के दिमागों में ये बात, ये पैगाम जो मेरा ईजाद करदा नहीं है, मैंने नहीं दरियाफ्त किया, ये सारी दुनिया में हो रहा है, कई 100 बरस से हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होकर, इवॉल्व होकर वो एक नज़रिए की, एक निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि लोग उस पर अमल पैरा हों, उसके नतीजे में लोग, आम आदमी, मिडिल क्लास के नौजवान भी आगे आएँ, अपने फैसले खुद करें, किसी एक शख्स, किसी एक ख़ानदान के पीछे ना भागें, चाहे वो शख्स इकरारुल हसनी क्यों ना हो। एक निज़ाम वज़ा करें, उस निज़ाम के तहत आने वाली नस्लें खुद को बेहतर से बेहतर तर करती जाएँ इंशाअल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से हल हो सकता है। हम चूँकि एक, आपको लगता है कि वो हल हो सकता है? यकीनन हल हो सकता है। मैं उसकी बहुत सादा सी बात है, मैं ये कहता हूँ, देखिए 2 प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का फौजी इस्टेब्लिशमेंट, हमेशा रहा है, और एक प्रॉब्लम है सियासी इस्टेब्लिशमेंट, जिस पर इन लोगों ने कभी आपको बात नहीं करने दी। दोनों, ये जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेटर हैं, ये तो 3 साल में, 6 साल में, हद 9 साल में चले जाते हैं, लेकिन ये जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेटर हैं, ये 40-40 साल जान नहीं छोड़ते। ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो डिक्टेटर हैं, ये बारी बारी इनमें से आने वाले डिक्टेटर्स में से मिलते जाते हैं, एक मिलता है, अगला इनकलाबी बन जाता है, जो इनकलाबी बना हुआ होता है वो अगली बार मिल जाता है और ये वाला इनकलाबी बन जाता है। बारियां लगी हुई हैं। इन बारियों के लिए ये अपने नजरिए भी कुर्बान करते हैं, अपने उसूल भी कुर्बान करते हैं, और ये बारियां लगाने में कामयाब इसलिए होते हैं कि इनके पीछे जो इनकी सियासी जमातें हैं वो इनके ज़हनी गुलाम हैं। एक दिन ये कहते हैं जर्नैल अच्छे होते हैं, सारी पार्टी कहती है जर्नैल अच्छे होते हैं। अगले दिन ये कहते हैं जर्नैल बुरे होते हैं, गद्दार होते हैं, सारी पार्टी कहती है गद्दार होते हैं। फिर अगली बार ये कहते हैं कि जर्नैल भी हमारे, फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, फिर सारी पार्टी वो कहना शुरू कर देती है। तो ये ज़हनी गुलामी से जब आप निकलेंगे, ऐसा शख्स चेयरमैन मुंतखब होगा जिसके पीछे पूरी की पूरी पार्टी फैसला करेगी, तो वो कोई फैसला कर सकता है, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो फिर ये जो गठजोड़ है सियासतदानों का जर्नैलों के साथ, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है जैसे आपने 1 महीना हो गया तकरीबन इस चीज़ को, आपको जो लॉन्च किया गया है 1 महीना हो गया, इसमें आपको अब कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी मैंने देखा है कि सोशली थोड़ा सा लोग एक्सेप्टेंस आ गई है। आपको फिजिकली आपको क्या लगता है कि क्या आपके पास, क्योंकि लोग जब सोशल मीडिया पे आपको कर रहे होते तो फिर यहाँ भी आपके पास फिजिकली भी बहुत सारे नए लोग आते होंगे, लोग आपसे कहते होंगे जी ठीक है जी हम आपके साथ चलते हैं, मामला चलते हैं, क्या पॉजिटिविटी? ये बात 1 महीने से भी कम, और आप अब गलियों, सड़कों, बाज़ारों पे निकलते हैं, लोग आपको बताएंगे ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली 30, 40, 50, 60 सालों से एक नैरेटिव बन गया पीपल्स पार्टी का, नून लीग का 40 साल से, 30 साल से खान साहब का। अब वो, माफ़ कीजिएगा, सबके जो लाइक्स हैं, सबके फॉलोज हैं, वो सबसे, अब जाहिर है वो एक पॉपुलर नैरेटिव की बात करेंगे तो ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा रीट्वीट्स मिलेंगे, और ये जो यूट्यूबर हैं उनको ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोग ये कबूल शायद, कौन इनकार करेगा इस बात से, मुझे बताइए, कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। सोच खत्म कर दी गई, सोच अभी कुछ अरसे पहले ही नौजवानों की सोच ऐसी कुचल दी गई कि उसके बाद फिर शायद हम घर बैठे सोचते बहुत कुछ है, मगर शायद ऐसा सबसे पहले जो सोच कुचली वो इन सियासतदानों, ये कह कर के लीडर एक ही होता है,
लीडर सदियों में पैदा होता है। आज के नौजवान से पूछें कि आप जब आंखें बंद करते हैं, मसीहा का लफ्ज़ सोचें, निजात दहिंदा का लफ्ज़ सोचें, लीडर का लफ्ज़ सोचें, कायद का लफ्ज़ सोचें, क्या आपके जहन में आपका चेहरा आता है? कभी भी नहीं। इन्हें बताया गया है लीडर कोई और होगा, कायद कहीं और से आएगा, मसीहा कहीं और से नाजिल होगा, निजात दहिंदा तो कोई और होता है। इनको हमने वो एतमाद और सपोर्ट ही नहीं दी कि मैं भी क़यादत कर सकता हूँ, मैं भी लीडरशिप में आ सकता हूँ। नौजवानों को ये बताया ही नहीं गया कि मसीहा आप भी हो सकते हैं, निजात दहिंदा आप भी बन सकते हैं। वो जो ज़हनी ग़ुलामी का तौक़ चढ़ा दिया गया ये कह के कि लीडर सदियों में पैदा होता है, लीडर तो एक ही होता है, कायद जो है वो ताहयात होता है, ये इन सियासतदानों ने जुमले घड़ के इतना मफलूज कर दिया ज़हनी तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों को कि वो ये सोचने पर तैयार ही नहीं है। आज आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में जाकर पूछें कि आप में से कोई चाहता है इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना, कोई एक हाथ खड़ा नहीं होता। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि नौजवानों का काम सिर्फ लीडरों की लैंड क्रूजरों के पीछे भागना या नाचना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीडरों के पोस्टर चिपकाने होते हैं, या लीडरों को लीडर मान के, महात्मा और भगवान मान के दूसरों को गालियाँ देना होती हैं सोशल मीडिया पर। बस ये सियासत है उनकी नज़दीक। उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि भाई गाड़ी पर लटकने वाले की जगह आप गाड़ी के अंदर भी बैठ सकते हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना शुरू करें। और उसके लिए निज़ाम मौजूद ही नहीं है। कोई सोच भी ले तो पार्टी में वो एक्सेल ही नहीं कर सकता। या वो आगे आएगा जिसको लीडर, जिसको हम सो कॉल्ड लीडर कहते हैं, वो पसंद करता है, जिसको वफादार समझता है, या जिसको पता है कि कठपुतली उस्मान बुज़दार की तरह ये आ जाएगा तो मेरे ऊपर कोई ओवरशैडो नहीं करेगा, उस तरह के लोगों को लगा देते हैं आप, या आप खुद बैठे रहते हैं। तो ये निज़ाम बनाइए, बनाकर नौजवानों को ये मैदान तैयार है। इसमें से जो अगर किसी खोसे का, जतोई का, टिवाने का, मज़ारी का बेटा है, सरदार का, मखदूम का, चौधरी का और वडेरे का बेटा है, जितना मौका उसके पास है उतना मौका एक मजदूर की औलाद के पास भी है, एक रेडी वाले की बेटी के पास भी इक्वल चांस है कि वो भी पार्टी चेयरमैन बन सकती है। इक्वल मैदान मौजूद है, जिसमें काबिलियत है, जिसमें सलाहियत है, वो आए और क़यादत का, सियासत का किरदार खुद संभाले। अच्छा, सब बातों की बात है, मगर अभी तो फ़िलहाल इब्तिदा है, चीज़ें मुश्किल अभी आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद मुश्किल होती जाएंगी। कहते हैं ना, वो अहाता जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए और प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी जो आपको एक मसला नज़र आ रहा है वो क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ ये जहन साजी है, जो दिमाग में बिठा दिया गया है। बहुत सारे, जिस तरह आपने भी पूछा, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि लीडर के बगैर कैसे होगा, लीडर तो एक ही होता है, लीडर के बगैर एक बंदा तो जवाबदेह होता है ना। हाँ, मतलब हम किसी ना किसी सारी बातें करके हम किसी एक बंदे, ओ फलाना बंदा, उसको हम उठा के सारी ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं। हम यहाँ ब्लेम नहीं ना डालते, हम बस उसको भगवान मान लेते हैं। हम कहते हैं बस जो ये कर रहा है वो अच्छा, ब्लेम सारे बाकियों पर डालते हैं। नहीं, हम ब्लेम डाल के क्या कर सकते हैं? नहीं, मिसाल देता हूँ ना, नून लीग हर बंदे पर ब्लेम डालेगी, नवाज शरीफ पर कोई फैसले का ब्लेम नहीं डालेगी। पीपल्स पार्टी हर बंदे पर ब्लेम डालेगी, अपने अंदर खुद ब्लेम ले लेंगे सारे लोग, लेकिन जरदारी साहब को नहीं कहेंगे। पीटीआई वाले कभी नहीं कहेंगे कि हमारे बंदे, खुद मानते हैं कि मैंने जो है ना नाकामी हुई मुझे, वो मानते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के आगे मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और सारा कुछ इख्तियार उसको दे था, फिर भी पीटीआई वाले सबको ब्लेम डालेंगे, अपने लीडर को बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनका भी कोई ब्लेम है। क्या आप लोगों की तहरीर में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जो गलत करेगा उसको फौरन से पहले उसका ऑडिट एंड रिमूव किया जाएगा? ऐसा ही है जो सिस्टम में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो सिस्टम चूंकि दुनिया में मौजूद है, इसलिए वहाँ का कोई भी वजीर जब कश्ती उलटती है या कोई हादसा होता है या वाक़या होता है तो रिजाइन करता है, इसलिए कि वो अकेला। ये देखें, आपने क्या मजे की बात की है, मुझे भी हंसी आ गई है कि क्या अब यहाँ पर लोग रिजाइन किया करेंगे जब एक ऐसा निजाम मौजूद होगा जिसमें 40 साल का बुत नहीं बिठा दिया होगा आपने। आपने एक आदमी को 4 साल के लिए इलेक्ट करके भेजा होगा, और अगर वो आपको खुद ये बात एक लम्हे के लिए फनी नहीं लग रही कि यहाँ पर कितनी अमवात हो जाती हैं, दुनिया इधर से सैलाब आया, क्या मामलात हुए, किस तरह से चीजों को भगवान बना दिया ना हमने महात्मा बना दिए ना। अब 40 साल एक आदमी का, 30 साल बुत तराश के आपने उसको एक महात्मा बनाया हो, और अगर मरी में सिर्फ जो है ना 20 लोग 25 लोग मर जाएं तो आप उससे तवक्को करें कि वो छोड़ दे, तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम के तहत एक मखसूस मुद्दत के लिए लीडर्स को मुंतखब किया है, इलेक्ट किया है, और उसकी बुनियाद पर कोई ओहदे उनको दिए हैं, तो चूंकि वो इतना बड़ा बुत नहीं बना हुआ, उसको रिप्लेस करने के लिए पूरी लीडरशिप मौजूद है। तो जैसे ही वो कोई गलती करेगा, पार्टी उसको प्रेशराइज करेगी कि आपने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, आपको घर चले जाना चाहिए, बाकी लोग उम्मीदवार हैं, वो आके आपकी जगह को रिप्लेस करेंगे। ये उन मुआशरों में होता है जहां हम एक आदमी को ही सब कुछ नहीं मान लेते, एक आदमी को हम समझते हैं कि बस यही मसीहा है, इसके बाद कई 100 साल तक कोई और पैदा नहीं होगा। वहां पर आप फिर नहीं जान छुड़वा पाते उन लोगों से। तो ये सिस्टम जहां दुनिया में है, वहां छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को ओहदा छोड़ना पड़ता है और घर जाना पड़ता है। यहाँ भी ऐसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लगता है कि आप ये जो बुत बने हुए इनको तोड़ लेंगे?
या ये आपको वेलकम करेंगे आजो जी बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे ना, आपके सामने ही है। हाँ। देखें ये तो वो लोग हैं जो सियासी जमात निज़ाम पर काबिज हैं और अल्टीमेटली इनके साथ बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मफाद वाबस्ता है, बहुत सारे सियासी गुमाश्ते हैं इनके, तो सारे के सारे ज़रा चीखेंगे चिल्लाएंगे। मज़ा आ रहा है अभी तो मुझे भी ज़रा कि चीखें निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और निकलती रहेंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो आप कह रही हैं ना, मैं इनको बुतों को गिरा पाऊँगा नहीं, मैं गिराना भी नहीं चाहता, मैं गिरा सकता भी नहीं हूँ। नौजवान ये काम करेंगे। जिस दिन नौजवानों को ये समझ में आ गया कि इनको किस तरह से ज़हनी ग़ुलाम बना के अपनी कुर्सी, अपने इक़्तिदार, अपने मनसब और अपने फ़ायदे के लिए 78 साल इस्तेमाल किया जाता रहा है, इनका भी बराबर मौका है लीडरशिप का, इनका भी बराबर मौका है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने या किसी भी जगह जहाँ वो पहुँच सकते हैं, पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक वो पहुँचें। जिस दिन नौजवानों को ये बात समझ में आ गई और आना शुरू हो गई है, उस दिन इंशाल्लाह ये खुद ब खुद वो पिघल जाएंगे मोमबत्ती की तरह से। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना एक स्कूल में एक एंकर जाता है और जाके लोगों से पूछता है कि पाकिस्तान किसने बनाया, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछता है। तो वो शायद आपने भी, आपकी भी नजर मरियम साहिबा का नाम लिया आपने। हाँ। तो वो नाम लेते हैं। एक आम कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि जो लोग हाईलाइट ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर जगह है, तो वो बच्चों के जहनों में ये बातें बसी हुई हैं। कैसे निकलेगा? ये बात बहुत आसान है, शायद आसान भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सह रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, मगर ये एक आम कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे उन बच्चों के जहन से जो स्कूल में बैठे हुए मासूमियत से कह देते हैं पाकिस्तान जो है ना हमारी मरियम साहिबा ने बनाया। देखिए ये वही सकता हूँ, यही जो टूल है ना सोशल मीडिया का, यही तब्दीली का पेश खैमा बनेगा। यही लोगों को ये पैगाम, वरना तो ये था कि ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बात इम्प्लीमेंट होने में बाकी मुआशरों में 200 साल 400 साल लगे हैं। बरतानिया में, अमेरिका में बादशाहत और चर्च का जो हुक्मरानी थी, उससे लोग जमहूरियत की तरफ आए, इदारे बनाने की तरफ आए, 200 साल 300 साल 500 साल लगे ना मुआशरों के अंदर। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ोन हम और सोशल मीडिया हमारे पास आ गया है, ये 200 साल की बजाय इंशाल्लाह शायद ये 2-4 हफ्तों, 2-4 महीनों और 2-4 सालों में ये काम हो जाएगा। तो आई थिंक यही, इसी के ज़रिए अगर आप ये मुस्तकिल पैगाम पहुंचाते रहेंगे कि लीडर एक ही होता है, लीडर एक ही होता है, लीडर सदियों में एक पैदा होता है, तो ये पैगाम पहुंचता रहेगा। अगर आप बताएंगे कि लीडर आप भी हो सकते हैं, आपके अंदर भी सलाहियतें हो सकती हैं, उनको निखारिए, ये मौका है आपकी सलाहियतों को बराबर जाँचने का, बराबर मापने का, उसके ज़रिए आप भी लीडर बन सकते हैं, तो यकीनन वो पैगाम भी उतनी ही तेज़ी से फैलेगा। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जब भी कोई नई तहरीक की बात की जाती है तो लोग गड़े मुर्दे उखेड़ना शुरू करते हैं। आपके साथ हुआ? आपको तो लाइव बिठा के उन्होंने आपकी पुरानी चीज़ें निकाल के आपके मुंह के ऊपर पूछी, हाँ भाई ये अब चीज़ें आप कर चुके हो, अब आपके साथ अगर ये होता है तो कैसा फील करो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस कदर बेवकूफ़ी होगी इन सियासी गुमाश्तों की अगर वो ये समझते हैं कि मुझे बुरा साबित करके वो इस तहरीक का कोई नुकसान कर सकते हैं। मुझे आप अच्छा और बुरा तब समझें या मानें या उसको जांचने की कोशिश करें जब मैं आपसे कहूँ कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपसे कहूँ मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, फिर आप सोचेंगे इकरार अच्छा है या बुरा है। अगर मुझे दुनिया का बुरा तरीन आदमी भी साबित कर दें तो मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे मुंतखब करें, मैं तो नहीं कह रहा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, मैं तो नहीं कह रहा मुझे लीडर बनाएं। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों को जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, जो बासलाहियत हैं, उनको आगे लेकर आएँ। तो मेरे अच्छा या बुरा होने की बहस से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे दुनिया का ये बुरा तरीन इंसान साबित भी कर देंगे तो नज़रिए पर बात करें ना। क्या नौजवानों को आगे नहीं आना चाहिए? क्या पार्टी के अंदर इलेक्शन के ज़रिए और मेरिट के ज़रिए फैसला नहीं होना चाहिए कि लीडर कौन होगा? क्या एक आम आदमी और मिडिल क्लास के नौजवान को भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो आगे आए और पाकिस्तान को लीड करे? क्या जिस तरह सारी दुनिया की सियासी जमातें एक इदारे के तौर पर काम करती हैं, यहाँ भी पाकिस्तान में वैसा ही नहीं होना चाहिए? इन पर बात करें ना, इनका, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको पता है कि इस मामले में हम वाहिद वो कौम है जो गलती पर हैं बदकिस्मती से, या हमारे अलावा कोई शायद एक आध कौम या नेशन और होगी, इसलिए मेरी ज़ात पर अटैक करते हैं। ज़रूर कीजिए, लेकिन मुझे बुरा साबित करके इस बयानिए को बुरा साबित नहीं कर पाएंगे। तो नुकसान आप अपना कर रहे हैं, टाइम गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। डिबेट करनी है तो जो बात, ये मत देखिए बड़े सहाफ़ी, मतलब ये नहीं कि हम किसी सोशल मीडिया कोई आम बंदे को बिठा के, बड़े सहाफ़ी ऐसी बातें कर रहे हैं कि 2-3 लम्हे को ऐसा लगता है कि यार ये इकरार अच्छा खासा एक लड़कों का, नौजवान नस्ल का आइडलाइज करने वाला एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको आइडलाइज कर किस डगर पे चल पड़े हैं। हाँ, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और मैंने आपसे शुरू में भी अर्ज़ किया कि वो जो डगर है वो बहुत सारे ऐसे लोगों की डगर है कि जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, दीन में भी और दुनियावी तौर पर भी। और वो डगर ये है कि लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें, अपनी बात जिसे आप ठीक समझते हैं और उसके कहने के पीछे कोई बदयांती नहीं है, नेक नियति से वो बात कहते रहें, मेहनत पूरी करें, एफर्ट पूरी करें, कंसिस्टेंट रहें, साबित कदम रहें, डटे रहें, अल्लाह की ज़ात
कामयाबी देती है इंशाल्लाह। अच्छा, किसी भी तहरीक को एकदम से अनाउंस नहीं किया जा सकता, या यूँ नहीं हो सकता किसी प्रोग्राम में किसी एंकर ने आपके साथ को बात की, आपने कहा नहीं जी हूँ मैं करके वखाऊंगा। कब से जहन में ये सब कुछ चल रहा था? किस तरह से आपके जहन में ये बात आई कि अब जो है ना बस इनफ? देखिए, दुनिया के मैं तकरीबन 60-70 ममालिक में जा चुका हूँ। बहुत सारी कनाडा की पार्लियामेंट से खिताब का इत्तेफाक हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और दुनिया के बहुत सारे इदारों में अल्लाह ने इज़्ज़त अफजाई की। वहाँ के इस पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हुए ये चीज़ें, ये नहीं कि रात मैंने सोचा और अगले दिन मैंने इसको अनाउंस कर दिया। मैं खुद भी पॉलिटिकल साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, मैंने मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस, तो वो इवॉल्व होती हैं थॉट्स आपकी। तो ओवर द ईयर्स पहले हम सबको, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को इमरान खान साहब से तवक्को थी। 2013 में मैं भी जानता था, चाहता था इमरान खान आए, कोई नई बात कर रहे हैं, कोई नया इंसान है। फिर हमने देखा वो भी इस्टेब्लिशमेंट की डगर पर चल पड़े, वो भी कहते थे एम्पायर की उंगली उठे। और उन्होंने भी आपके बेटे की बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो कहता है कि मैं उनको आइडलाइज करता हूं, कहते घर से ही जो बंदा नहीं, जिस बंदे को अब वो 10 साल पहले की वीडियो है, ठीक है, आज से 10 साल पहले, मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले तो मैं भी फैन था इमरान खान का। अब वो माशाल्लाह 15-16 साल का हो गया है। वो उसकी 6-7 साल की वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि इमरान खान साहब के बहन है। तो उसमें तो हम बहुत सारे लोग फैन थे इमरान खान साहब के, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था कि जर्नैलों को प्यारे हो जाएंगे। हमें नहीं पता था कि एम्पायर की उंगली के नतीजे में जनरल राहिल शरीफ की उंगली जो है ना उठने का मुतालबा करेंगे। हमें नहीं पता था कि वो जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की नर्सरी में जो है ना वो पनपना शुरू कर देंगे, और फिर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का और जनरल आसिफ गफूर का सहारा लेते हुए नैरेटिव बनाएंगे और अल्टीमेटली इक़्तिदार की तरफ आएंगे। तो बदकिस्मती से हमें भी लगता था वो आएंगे तो शायद चीज़ें ठीक होंगी। हमने भी बचपन में हमेशा नून लीग पीपल्स पार्टी सुना था। 2013 में हम समझते थे कि नए आदमी को मौका मिलना चाहिए, लेट्स सी वो नई बात कर रहा है, अलग बात कर रहा है, कौम का हीरो रहा है, उसने परफॉर्म किया है, शौकत खानम बनाया है, क्यों नहीं उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर 2014 में मैंने वो धरना कवर किया 1.5-2-3 महीने, जिसमें मुझे पता है फिर जर्नैलों के साथ कैसे साजबाज होती रही, फिर किस तरह से लम्हा बलम्हा वो एस्टेब्लिशमेंट की कश्ती पर सवार होते गए और हमारे दिल से उतरते गए। हम तो कॉलेज के ज़माने से एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हम समझते थे कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन खान साहब को भी जब उसी रस्ते का मुसाफिर देखा तो फिर ज़ाहिर है मेरे दिल से भी उतरे। और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो ये कि 10 साल पहले मेरा बेटा क्या सोचता था, मैं भी वही सोचता था भाई 10 साल पहले। आज मामला मुख्तलिफ है। तो क्या घर से सपोर्ट है प्रॉपर तरीके से? जो ख़वातीन सुन रही हैं बड़ी सारी, ऑब्वियसली ये आसान नहीं है, आप बर्दाश्त कर लो कि आप इस चीज़ों में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है आपकी चीज़ों की, मगर वो उन लोगों के लिए आसान नहीं है चीज़ें। मेरे घर वालों ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया। जब मैं प्रोग्राम सरेआम भी करता था ना, मैंने जेलें भी देखी, मुझ पर मुकदमे भी हुए, फायरिंग की खबरें दूसरे दिन आई होती थी, हड्डियाँ टूटती थी, मुझ तशद्दुद होता। तो मेरे घर वाले ना इस एतबार से, मेरे काम के एतबार से, तनकीद और बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के एतबार से थोड़े से सख्त गिर और सख्त जान हो गए हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी ना, कि उनको पता है कि यार ये आदमी बात ठीक कर रहा है। बिकॉज घर वाले तो जानते होते हैं ना कि आप किसके कहने पर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो। सो इफ़ दे नो कि दयानतदारी से, ईमानदारी से वाकई कौम की भलाई के लिए, नौजवानों के अच्छे के लिए वो एक काम कर रहा है या सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर वो मुश्किल या कोई तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं। होपफुली उम्मीद है कि अगर ये जो तहरीक है ये चली और कारामत भी सामने बहुत एक्टिवली नज़र भी आई चीज़ों में, तो इनकलाब जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा दूर होगा, करीब ही नज़र आता है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोच तो बदल दी, मगर क्या आपको लगता है कि वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो इतनी आसानी से पीछे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो नहीं मैं कह रहा कि मैं रात उठूंगा और या नौजवान रात को ख्वाब देख के सोएंगे और कहेंगे कि चलें जी कल हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सफ़र है, इस सफ़र में थोड़ी जिद्दोजहद भी होगी, थोड़ी स्ट्रगल भी होगी, परेशानियाँ भी आएंगी, चैलेंजेस भी होंगे, मुखालफत भी होगी, लेकिन बहरहाल ये सफ़र बाकी जो सफ़र है उनकी निस्बत आसान भी है, सीधा भी है, कम तकालीफ वाला है, सिस्टमेटिक है, एक चैनलाइज्ड तरीके से नौजवान आगे आएंगे। दुनिया भर में इसकी मिसाल मौजूद है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जितने प्रॉब्लम्स हम सोच रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन वहाँ निकल चुका है, उन पर वो किसी एक बात पर पहुँच चुके हैं। उस सिस्टम को स्टडी करना है, दुनिया भर के पॉलिटिकल सिस्टम्स को, जहाँ जो सिस्टम कामयाबी से चल रहा है उसकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करना है, उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना है, और अगेन किसी एक आदमी के पीछे चलने के बजाय एक सिस्टम वज़ा करना है, एक निज़ाम बनाना है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा इकरार, ये अब फ्रेम आपके पास है, आप अपने नौजवान यूथ को, उन नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैसेज यही कि ये वो पैगाम है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो कायद-ए-आज़म ने दिया था। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 1944 में ख़िताब करते हुए नौजवानों से कहा था कि आप मुस्तक़बिल हैं इस कौम का, आप आने वाले वक्त में क़यादत संभालेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए तैयारी शुरू कीजिए। तो
तो यही दरख्वास्त मैं आप सबसे कर रहा हूँ, कायद आज़म का पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ कि आपके हाथ में पाकिस्तान की क़ियादत होगी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह। वक्त आपको ख़ुद मुंतखब करेगा, लेकिन अगर आप उस वक्त तैयार नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरों में चला जाएगा। आज से, अभी से एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना शुरू हों। हम इंशाअल्लाह सारे नौजवानों को इकट्ठा करने के बाद एक इलेक्शन के ज़रिए, डेमोक्रेसी और मेरिट के ज़रिए नौजवानों को एक रास्ता दिखाएंगे कि वो अपने लीडर्स अपने दरमियान से मुंतखब करें या ख़ुद मुंतखब हों और पाकिस्तान की क़ियादत को संभालें। पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है उसके फ़ैसले मिलकर करें, मुशावरत से करें और अल्टीमेटली पाकिस्तान को उस डगर पर लेकर चलें जिसका ख्वाब कायद ने देखा था, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। उम्मीद है कि ये जो जितनी भी बातें चल रही हैं हमें प्रैक्टिकली ऑन फ्लोर नज़र आएँ और बहुत सारे नौजवान, शायद उनकी सोच भी यही होगी, जो इकरार के लफ्ज़ हैं वो लोग सोच रहे होंगे हाँ हम भी यही सोचते हैं, मगर उनको कोई ट्रैक नहीं मिल रहा, उनको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाना बहुत आसान है, मगर नौजवान नस्ल को किसी ट्रैक पर चढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही मुझे सनाओं को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए अल्लाह।